हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्तमान शिक्षक भर्ती नहीं आएगी संविदा के अंतर्गत, क्योंकि ये भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके जीओ में इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। और आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद की सिंगल बेंच, मतलब हमारी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, चारों में अलग अलग भर्ती केसों में अलग अलग मुद्दों में ये बात आ चुकी है। इसका मतलब है ऐसा कोई भी मुद्दा जिससे भर्ती के खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते, इस तरह के नियम आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में संविदा से होगी, तो इसमें संविदा वाला नियम बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है क्योंकि जो खेल भर्ती प्रक्रिया होती है उसके नियम बीच में नहीं बदले जाते, तो इसके नियम भी बीच में नहीं बदले जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में कोई भी नियम यहाँ पर आपको बदलने के लिए, बदला हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मन को निश्चिंत रखिए और अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि नियम बदलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डर जब भी आएगा तब आ जाएगा। एनसीबीसी अब थोड़ा सा अपने प्रपत्र जो बार बार जारी हो रहे थे उनमें थोड़ी शांति हो गई है, क्योंकि वर्गवार आंकड़े सरकार ने जो पेश किए हैं। सरकार का दूसरा काम क्या है? सरकार का दूसरा काम है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ऑर्डर आने के तुरंत बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करें। उसके बाद 22,000 सीटों को जोड़े तो ठीक, ना जोड़े तो कोर्ट न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं और सभी के लिए समान है। क्योंकि भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस और आनंद कुमार वाला केस, दोनों के ही अंतर्गत भर्तियों में जो भर्ती पूरी होनी थी वो 1,30,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि 68,500 और 69,000 मिलाकर ही वो बात बोली गई है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, सरकार करेगी तो ठीक, नहीं करेगी कोई बात नहीं। उसके न्यायालय से 22,000 सीटों पर न्यायालय से जीत कराएंगे अभ्यर्थी, बाद में जुड़वा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल सरकार पहली पारी में जो चयनित छात्र हैं उन्हें ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को वहीं से जारी कर दे जहाँ से भर्ती प्रक्रिया छूटी थी। क्योंकि बार बार ये बहाना कि अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा यूपी पीएससी, जो हमारा उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है, ये बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। इन बदलावों में आपको देखने के लिए क्या मिलेंगे? इनमें सबसे पहला जो बदलाव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने जो एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो मेंस एग्ज़ाम जो होगा, मेंस एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्या है। इसमें 22 तारीख को मंगलवार को हिंदी का पेपर है फर्स्ट मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में निबंध का एग्ज़ाम है। उधर 23 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में आपका जीएस फर्स्ट का पेपर है, फिर जीएस सेकंड का। उधर 24 तारीख में 22, 23, 24 लगातार कोई छुट्टी नहीं दी गई है। पीसीएस का मेन एग्ज़ाम की ये डेट शीट दिखा रहा हूँ मैं आपको। और जो अभ्यर्थी पीसीएस से जुड़े नहीं हैं उनको ये भी पता लग जाएगा कि मेंस एग्ज़ाम में कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। इसका एक आधार ये भी है। उसके बाद मैं एक इससे ही जुड़ी हुई सूचना, महत्वपूर्ण सूचना और दूंगा आपको। 23 तारीख को सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, 4 पेपर होते हैं जीएस के, तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ लगातार है 23 में और 24 में, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग। 26 तारीख को जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले 2 सब्जेक्ट चूज़ होते थे, अब एक ही सब्जेक्ट कर दिया है। तो बिल्कुल आईएएस की तरह पेपर को बना दिया है। और इसमें सभी पेपर जो हैं ये रिटन में होते हैं, लिखित में होते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम जो होता है वही बहुविकल्पीय होता है। 26 तारीख को आपको पता है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही जो है वो 26 तारीख को आप वैकल्पिक चूज़ करेंगे उसका एग्ज़ाम होना है यूपी पीएससी का। अब महत्वपूर्ण सूचना जो है वो ये है कि जो जीएस का पेपर पहले बहुविकल्पीय होता था, तो उसको लिखित में होगा या बहुविकल्पीय होगा, सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है। पहले एग्ज़ाम जीएस के पेपर बहुविकल्पीय होते थे, लेकिन सरकार इन पेपरों को भी लिखित में करना चाहती है। पहला मतलब एक तरीके से छात्रों को कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करने वाली बात है। पहले सरकार ने क्या काम किया? पहले सरकार ने जो एज लिमिट्स है उसके साथ छेड़छाड़ करी। अब एज लिमिट्स के साथ भी सरकार क्या कर रही है कि जो 40 साल होती थी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जनरल कैंडिडेट के लिए, उसको सरकार 40 से घटाकर 35 करना चाह रही है। और सरकार कह रही है कि हमको यूथ चाहिए। तो ये बात जो यूपी पीएससी के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा।
ये आईएएस ऑफिसर जो वहाँ पर उन पदों पर बैठे हुए हैं, जो सचिवालय में बैठे हैं, तो सचिव महोदय इनकी खुद की एज 50, 55, 60, 65, 60, 62 साल तक की एज है। तो जिनकी खुद की एज 58, 59, 60 साल हो, वो व्यक्ति ये कहे कि हमें यूथ चाहिए, बात हजम नहीं होती। क्योंकि अगर यूथ चाहिए तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है या तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि यूथ में क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, यूथ एक्टिव है। इसके पीछे इनका सबसे बड़ा उन्होंने रीज़न दिया है कि कई बार फील्ड में जाना पड़ता है और फील्ड के लिए यूथ चाहिए, इसके पीछे रीज़न दिया है गवर्नमेंट ने। तो यदि यूथ ही चाहिए तो नई आने वाली भर्तियों में ही यूथ क्यों चाहिए? यदि आपको यूथ चाहिए तो आप ऐसे निर्णय क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप यूथ की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। तो यूथ की भावनाओं को समझने के लिए यूथ व्यक्ति ही वहाँ पर यूपीपीएससी के चेयरमैन पद पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक यूथ, एक जो जवान व्यक्ति है, वही उनकी भावनाओं को समझ पाएगा। भाई यदि आपके हिसाब से ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति वो है जो जिस व्यक्ति की एज कम है, तो ऐसे ही व्यक्ति को तो वहाँ पर बैठना चाहिए, ताकि क्योंकि वो किसके लिए बैठा है वहाँ पर? आपका काम है परीक्षाएं कराना और आपका काम है किसी भी भर्ती को समय से निपटाना और अभ्यर्थियों के लिए जो उनके लिए सुगम नीतियाँ हों, जो परीक्षा को आसान बनाती हों, ऐसी नीतियाँ बनाना, और जिससे अच्छे से अच्छे कैंडिडेट का चुनाव हो, जो सरकार की नीतियों को पालन कराने में सरकार का सहयोग करे, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो। और यदि यूथ में ही सब कुछ है तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जितने भी रूल्स हैं वो वर्किंग शेड्यूल में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगने चाहिए, उनको भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ही, और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो नीतियाँ बनाते हैं उन सबकी एज 50 साल से ऊपर है। तो वो नीतियाँ बना किसके लिए रहे हैं? आने वाले छात्रों के लिए। तो हमेशा जो नियम बनाए जाते हैं वो एस्पिरेंट्स के लिए क्यों बनाए जाते हैं? जो फॉर्म भरते हैं, नीति उनके लिए भी तो बननी चाहिए जो वर्किंग इस समय काम कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ पर हो ही ना जो इस तरह के नियम बना रहे हैं। उनकी वजह से आने वाले छात्रों को परेशानी होती है। तो नियम हों तो वर्तमान स्थिति पर सभी पर लागू हों, और अगर नहीं है तो फिर नए यूथ पर ही नए नए नियम क्यों लगाएं? पहले क्या करा? पहले यूपी पीसीएस में 2 बहुविकल्पीय विषय होते थे, 1 बहुविकल्पीय विषय किया गया। दूसरा नियम 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 1/3 की। हद तो तब हो गई जब 2016 का जो आरओ का एग्ज़ाम है, 2016 के आरओ के एग्ज़ाम में वो पुरानी भर्ती है तो उस पर नए नियम नहीं लग सकते। लेकिन कल एक विज्ञप्ति जारी करी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने और उसमें नए नियम लगा दिए। उसमें पहले 2019 से पहले क्या होता था? 2019 से पहले नियम ये था कि 18 गुना बच्चे लिए जाते थे, तो उसमें इन्होंने क्या किया, अब 13 गुना बच्चे लिए जाते हैं 18 गुना की जगह। तो वहाँ पे छात्रों की संख्या कम कर दी। उसके बाद दूसरा नियम आया कि 2000 मतलब इन्होंने ये नियम लगाया कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगा दी। दूसरा नियम, पहला नियम बहुविकल्पीय विषय 2 होते थे, 1 कर दिया। दूसरा नियम 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग करी। तीसरी विज्ञप्ति जारी होती है कि 2016 का जो एग्ज़ाम अब होना है, जो टल गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया, उसके नियम बीच में बदलने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार ने उसके भी नियम बदल दिए और उसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ठोक दी पेपर में। तो कहीं ना कहीं ये अपनी इच्छाओं को थोपने वाली बात हो गई। वरना एक भर्ती का जब जीओ पास हो जाता है तो उस जीओ पास होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जाते। तो इस तरह का काम करना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक धोखे जैसी वाली बात है, जिसके बारे में वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। क्योंकि बच्चों का पेपर है, पहले तो पेपर 13 सितंबर का था, फिर 13 सितंबर के बाद 20 सितंबर का कर दिया। अब आप किसी को 10 सितंबर को ये बताते हो कि तुम्हारा 20 तारीख, 10 दिन पहले बताते हो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। वो छात्र तैयारी कर रहा है 2016 के पेपर की। तो हमेशा सरकार को हमने जिताया, सरकार बनी। किसी एक पार्टी की जब सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत निरंकुशता आ जाती है। निरंकुशता इस आधार पर आती है कि वो अपने निर्णय लेने लगते हैं और अचानक लिए गए निर्णय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है नए छात्रों को, नए युवाओं को। तो ये चीज़ें गलत हैं। या तो मिलीजुली सरकार होती है तो सरकार कोई भी काम करने से डरती है, क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष इसके ऊपर हल्ला काटेगा। लेकिन धड़ाधड़ जो नियम बन रहे हैं नए, उसमें छात्रों का हित भी, मैं सभी नियमों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नियम बनाए मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, ना ही छात्र भर्ती की बात कर रहा हूँ।
69,000 शिक्षक भर्ती की, ना ही अध्यापक भर्ती की। यहाँ मेरा कार्य केवल एक शिक्षक भर्ती में भी 3 एग्ज़ाम हुआ करेंगे भविष्य में। शिक्षक भर्ती को भी पूरी IAS PCS की तरह बना रहे हैं। अच्छी बात है, आप लीजिए, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा ये किसी एज क्राइटेरिया को घटा देना, ये चीज़ें गलत है। क्योंकि होता क्या है, अगर किसी अभ्यर्थी का सिपाही की एज निकल जाए तो वो दरोगा की तैयारी करता है, दरोगा में एज निकल जाए तो वो कहाँ किसकी तैयारी करता है, फिर वो करता है लोक सेवा आयोग और PCS की तैयारी। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बच्चों की जिनकी एज छोटी भर्तियों में निकल जाती है वो बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार उन पर भी रोक लगाने वाली है। और किसी को अचानक 50 साल से जबरन किसी को रिटायरमेंट कर देना, वो भी बुढ़ापे में 50 ईयर्स की एज, जब उसे पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है ऐसे समय पर, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें गलत हैं, उनको गलत भी कहना चाहिए। फ़िलहाल तो एक भर्ती चल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती, 1.5 साल लगभग 18 महीने होने को आए, भर्ती कंप्लीट नहीं है अभी। तो ये सब युवा आंदोलन हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। GDP क्यों नीचे गई, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले जो हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है और रियल इस्टेट क्षेत्र है बिल्कुल डूबा हुआ था। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने सुनी होगी वो पहले से ही लो थी, तो लॉकडाउन आने के बाद उसका नीचे जाना तो तय था। तो ये बात तो क्लियर है। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि सरकार ने नीतियाँ बनाई या आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को रोज़गार चाहिए, युवाओं को। सरकार युवाओं को लेकर कुछ काम करे। वर्तमान में वोट आपको मिली, भविष्य में भी आपको दी जाएंगी। जीतना आपका तय है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उसके कामों की वजह से। लेकिन आपका भी कार्य बनता है कि आप लोकल लेवल पर उस काम को अच्छे से निभाइए। आपकी पृष्ठभूमि है, आप सरकार हैं, आपको ये काम करने भी चाहिए और शोभा भी जभी देते हैं। दरोगा भर्ती पिछले 6 महीने से निकलनी थी, अभी नहीं निकली। पटवारी की भर्ती पिछले काफ़ी समय से सुन रहे हैं, अभी नहीं निकली। उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती हर महीने सुनते हैं कब आने वाली है, नहीं आई। TGT PGT भर्ती सुन रहे थे, नहीं आई। इतनी सारी भर्तियाँ जो अटकी पड़ी हैं, अभी देश के लगभग 48 विश्वविद्यालयों में 18,000 प्रोफेसरों की जगह खाली है, नहीं भरी। उत्तर प्रदेश में 2,10,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, 2,10,000। आपके पास 1.5 लाख बच्चे पास हैं बिल्कुल, आप चाहो तो उन्हें कल सेलेक्ट कर लो, पर आपने नहीं करे। तो ये सब कुछ साधन होते हुए 6 अरब रुपए का मुनाफा उत्तर प्रदेश सरकार ने कमाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक पर युवाओं को लेकर आपकी मानसिकता, सोच कहाँ चली जाती है। युवाओं पर देश खड़ा होता है, इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।